गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बेटा। तो आज से जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना, आपको पता है कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे बेटा हम लोग? आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। रिएक्शन क्वेश्चन खत्म हो गया था भाई, लास्ट क्लास में तो तुम। तो ये तो खत्म हो गया था ना। चलिए, तो अगर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है, कौन सा बेटा? आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि केमिकल इक्विलिब्रियम में चेक कर लेना भाई। अब वॉइस क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले बेटा हमें इस आयनिक इक्विलिब्रियम को जानने के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, और लॉ ऑफ मास एक्शन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मुझे पता करना होगा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, कौन सा लॉ बेटा? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या नाम सुना है बेटा आपने ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का? बेटा पहली बात तो ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो पहली बात, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है केवल और केवल? बोलिए। ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये केवल और केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल होता है, बाकी किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। यानी ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। अब सवाल ये आ रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। सवाल ये आ रहा है बेटा कि इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या चीज। ठीक है, तो आपको बताना चाहूं कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये आपके एसिड हो सकते हैं या बेस हो सकते हैं। ठीक है, दो तरीके के इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं बेटा हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट जैसे कि मैं पहले ही बताया हूं बेटा कि हमें इसमें देखना कौन सा होता है, लेना कौन सा होता है बेटा? बोलिए, कौन सा लेना होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है। ठीक है, तो यानी इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नहीं, मेरा नहीं। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। ओ, छोटा सा एग्जांपल मैंने कोई ली, क्या हो गया यार? अरे, एक मिनट बेटा।
हाँ, तो देखिए अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कोई ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया बेटा ए और बी, ये ए और बी एक इलेक्ट्रोलाइट से होगी, कैसा इलेक्ट्रोलाइट से? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनिए, अब ए और बी यहाँ पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है ये अनआयोनाइज्ड है। कैसा बेटा? अनआयोनाइज्ड है। इसको अगर हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे, ए प्लस बी निगेटिव, दिस इज आयोनाइज्ड पार्ट। ये अनआयोनाइज्ड पार्ट है बेटा, ये कैसा पार्ट है बताइए? आयोनाइज्ड पार्ट है। ठीक है, तो अगर आपके पास ए और बी कोई इलेक्ट्रोलाइट्स था, इसका आपने डिसोसिएशन किया ए प्लस बी निगेटिव आयंस में, अगर टाइम जीरो पे भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो डिसोसिएशन के लिए कुछ टाइम लगेगा। अब मैंने लगा टाइम जीरो पे इसकी क्वांटिटी 1 थी, इसकी 0 थी, उसकी 0, और टाइम टी पे मैंने मान लिया कि इसका अल्फा पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो रहा, तो यहां भी अल्फा लेंगे, यहां भी अल्फा लेंगे। समझ में आई बात? बोलिए बेटा। अब अगर इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन अगर मैं सी मान लूं तो यहां क्या लगाऊंगा? सी, तो यहां भी सी, यहां भी क्या लगाऊंगा? सी। अगर कंसंट्रेशन इसका सी लिया तो यही लिखेंगे ना बेटा। बताइए, सबको इतना पता चल गया? तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करते हुए इसका के इक्विलिब्रियम निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? के इक्विलिब्रियम, जो आपको पहले बताया गया है। ठीक है, इस बार क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। पहले भी हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते थे। इसके प्रोडक्ट में आयोनाइज्ड पार्ट है, गुड इवनिंग बेटा, और रिएक्टेंट में अनआयोनाइज्ड पार्ट है। अब इस ए प्लस का जो वैल्यू बेटा वो सी अल्फा है, और बी निगेटिव की भी वैल्यू सी अल्फा है, और हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू हो वो सी वन माइनस अल्फा है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब यहां सुनिए बेटा, ये हमारे पास के इक्विलिब्रियम हुआ। अब एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये भी एक्चुअली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बेटा बहुत स्लोली स्लोली होता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बहुत स्लोली होता है, इसलिए ऐसे सिचुएशन में किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 1 माइनस अल्फा की वैल्यू वो किसके बराबर होगा? ये 1 हो जाएगी। जैसे 1 माइनस अल्फा तो कितना लिख दोगे? उसकी वैल्यू 1 के बराबर। सपोज दैट कहीं 0.1 माइनस अल्फा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर कर दोगे बेटा? 0.1 की। यानी अल्फा को क्या किया जाएगा? इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि डिसोसिएशन बहुत स्लो है। और कौन से अल्फा को? इस वाले अल्फा को। एनी प्रॉब्लम्स? बोले, समझ में आ रही मेरी बात? किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा, हमने कहा अल्फा जो पार्टिसिपेट कर रहा है यार, अभी पहले बोला हूं ना, अभी थोड़ी बोल दूंगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फलान भाग, अभी मैं सीधा सीधा क्या बोल रहा हूं? जो पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करेंगे? जब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर है, 0.1 माइनस अल्फा इक्वल टू 0.1 के बराबर, मतलब इस अल्फा को मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, अब देखो यहां सी है, इस सी से इस सी को मैं कैंसिल करा दूंगा, तो इसका मतलब यहां पे जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा? सी अल्फा स्क्वायर मिलेगा। किसकी वैल्यू? इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए कांस्टेंट है? आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए कांस्टेंट है भाई। किसके लिए है? आयनिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए है। तो अब ध्यान से सुनिए, यानी अगर मैं अनआयोनाइज्ड और आयोनाइज्ड के बीच में इक्विलिब्रियम सेट करूं तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, और आयोनाइज्ड अनआयोनाइज्ड के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है बेटा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वो डिपेंड करता है किस पे बेटा? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे। किस पे डिपेंड करता है बोलिए? ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पे। अब यहां पे जो ये कांस्टेंट के है,
कांस्टेंट के ध्यान से सुनिए, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम? डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम देंगे। यहां पे इस C को हम क्या नाम देंगे? कंसंट्रेशन। यहां पे हम अल्फा को क्या नाम देंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। क्या सबको समझ में आ गया? बेटा फटाक से बताइए। हेलो। तो इसका मतलब के ए क्या है? के ए इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी इज द कंसंट्रेशन, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जो यहाँ के है, के को मैं बोल रहा हूं दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। अब मैंने जैसे पहले बोल दिया था कि इलेक्ट्रोलाइट या तो मैं क्या लूंगा, यहां पे एसिड लूंगा या मैं बेस लूंगा। ठीक है? जब तुम्हें पता है कि एसिड या बेस लूंगा, तो इसका मतलब एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट मैं लिखूंगा के ए, क्योंकि एसिड को ए से डोनेट करते हैं, और ऐसे ही बेस के लिए मैं लिखूंगा के बी। ठीक है? तो अगर मैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को लेके चलूं, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कोई वीक एसिड लेके चलूं, सपोज दैट मैंने एक वीक एसिड लिया, और कौन सा ले लिया? HCN। सभी को पता है HCN क्या है? एक वीक एसिड है। ठीक है? अब अगर मैं इस वीक एसिड का डिसोसिएशन कराऊं, लिखूं यहां H+C निगेटिव आयन। ठीक है? टाइम जीरो पे सेम वही प्रोसेस शुरू कर रहा हूं, यहां 1 है, यहां 0, यहां 0। यहां क्या लिखेंगे? C1 माइनस अल्फा। आप देख सकते हो यहां क्या लिखूंगा मैं? C अल्फा। यहां क्या लिखूंगा? C अल्फा। सो इन दिस सिचुएशन डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए किसका लिख के चलेंगे? एसिड का। किसका लेके चलेंगे? एसिड का। ठीक है? तो क्या लिखोगे आप? H+CN निगेटिव अपॉन HCN। इसकी वैल्यू C अल्फा, इसकी भी वैल्यू C अल्फा, और नीचे C1 माइनस अल्फा। सेम प्रोसेस। अल्फा इग्नोर किया गया, अल्फा इग्नोर किया गया, तो वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? 1। इस सेंस को कैंसिल कर दिया जाए, क्या फॉर्मूला बन गया? यहाँ भी C अल्फा स्क्वायर बन गया। इसका मतलब किसी एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के ए
क्या आवाज जा रही है मेरी? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आ गया होगा समझ में। तो इसका मतलब मैं बोला हूं कि एसिड के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या लिखूंगा, के इक्वल टू लिखूंगा सी अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा इक्वल टू क्या लिखूंगा, रूट के ए बाय सी। ऐसे बेस के लिए भी तो बनेगा, तो बेस के लिए भी क्या बनेगा, के बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और अल्फा इक्वल टू रूट क्या चीज, के बी बाई सी। यानी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट इसी तरीके से होगा। ठीक है, कोई डाउट? दिस इज ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, पता होना चाहिए तुम्हें, दिस इज ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट ना हो, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, तब क्या करेंगे? क्या हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया लाइक HCl, इस HCl को तुम डिसोसिएट कराओगे तो क्या लिखोगे, H प्लस Cl निगेटिव। बोलिए क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। अब मैंने मान लिया कि टाइम 0 पे इसका कंसंट्रेशन A है और यहाँ क्या लिखा, 0, यहाँ 0। टाइम t पे क्या लिखूंगा, बताइए, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, क्या यहां मैं A माइनस अल्फा लिखूंगा या A माइनस ए लिखूंगा, आप बताइए बेटा। तो यहां पे मेरे पास अगर मैं बात करूं तो A माइनस अल्फा नहीं लिख सकता बेटा। रीजन, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है इनका 100% डिसोसिएशन होता है, 100% डिसोसिएशन होता है। तो 100% जब डिसोसिएशन होगा तो इसका अमाउंट टोटली कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। इसका मतलब कि टाइम टी पे ये तो बचेगा 0, यानी जितना उतना पार्टिसिपेट कर गया, बचा 0। तो यहां मैं क्या लूंगा, ए, यहां क्या लूंगा, ए। अब समझ में आई मेरी बात? इसलिए इसको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आई बात? चलिए, मैंने माना कि ए मोल्स लिया गया, अगर मैं मान लू इसका ए मोल्स, तो स्ट्रांग होने की वजह से 100% डिसोसिएशन होगा। 100% डिसोसिएशन होगा तो क्या लिखोगे, ए माइनस ए, यानी जितना है सारा का सारा कन्वर्ट हो गया ए और ए। दिस इज द मोल्स। अगर मैं इसको मोल्स के टर्म में लूं और मोल्स अपान वॉल्यूम करूं, तो मोल्स अपान वॉल्यूम किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन के बराबर होता है। तो यानी ये वाली बात जो है, ये वाली वैल्यू जो है टाइम टी पे क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा लल्ला, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालूं, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालूं, तो मैं क्या लिखूंगा, H प्लस की वैल्यू और किसकी, Cl निगेटिव की वैल्यू अपान HCl की वैल्यू। अब तुम्हें पता है बेटा कि अगर तुमने H प्लस को सपोज ए वाई बी लिखा, यहां भी ए वाई बी लिखा, लेकिन नीचे आपने क्या लिखा, 0। भाई ए बाई बी मतलब क्या चीज, कंसंट्रेशन, ए बाई बी मतलब कंसंट्रेशन, लेकिन नीचे तो 0 है ना बेटा। तो डेफिनेटली जब इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलिए, इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, नोट पॉइंट, कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपका, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, उसका हमेशा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम?
चलिए, तो एक बात तो तुम्हें पता चल गया कि वीक के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होगा। ठीक है, बार बार इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट में मैं एसिड और बेस की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम का जो पहला लेक्चर हुआ वो क्या हुआ, पहला लेक्चर इज द एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। अब हम पहला लेक्चर जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज, एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं भाई। अभी तो मैंने एक जनरल टर्म उठाया था उस इक्विलिब्रियम को समझाने के लिए। तो आप हेडिंग लगाएंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट। यहां पे जो हम एसिड बेस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे, आपको मैं पहले बता दे रहा हूं, उसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ही यूज करेंगे। तो जैसे एसिड और बेस के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट किसने दिया था बताइए, आर्हेनियस ने, नाम सुना है? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है, बेटा कोई भी ऐसा एक्वस सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जो H+ आयन रख रहा हो वो उसे हम एसिड बोले। कोई भी एक्वस सॉल्यूशन जो OH नेगेटिव आयन रखता है उसे हम बेस बोलते हैं। In the aqueous solution which have H+ ion is the acid and OH negative ion is the base. Clear? बोलिए। माइक भी आना है, चैट भी आना है, हाँ ना बोला करो बेटा। हेलो, चलिए, तो अब देखिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने लिख दिया HCl एक्वस। तो अब बताओ HCl एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा भाई, इसके पास क्या होगा, H+ आयंस, और ये बनाता है। तो इसका मतलब HCl ने अपना H+ दिया, इसका मतलब ये एसिड है। अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो H2SO4 एक्वस मीडियम में आपको पता है कंप्लीटली डिसोसिएट होके 2H+ आयंस और SO4 2 नेगेटिव आयन तैयार कराता है। तो H2SO4 H+ दे रहा है एक्वस में, इसका मतलब ये भी हमारे पास कैसा है, एसिड है। अगर मैं NaOH की बात करूं तो एक्वस मीडियम में इसके पास OH नेगेटिव आयन है, मतलब इसके पास बेस है। मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं, इसके पास OH नेगेटिव आयंस, मतलब कि ये बेस है। लेकिन अगर मैं NH3 की बात करूं तो ये भी आपका बेस है। लेकिन आर्हेनियस को अकॉर्डिंग बेस के लिए क्या चाहिए था, OH चाहिए था। तो क्या इसके पास OH है बेटा, नहीं है, फिर भी इसका नेचर बेसिक है। मतलब आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसका लिमिटेशन है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये केवल कब तक के लिए एप्लीकेबल है, एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल है। एंड it does not explain acid base concept any other compounds. ओके, जैसे मैं आप पे बात करूं BF3 भी तो क्या है, ये एसिड है और आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है H+ चाहिए, तो H+ तो यहां नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसका क्या बताया, आपको समझ में आ रहे होंगे क्या बताया मैंने बेटा, लिमिटेशन इसका मैंने बताया, वो ये बताया है कि ये एक्वस सॉल्यूशन तक के लिए एप्लीकेबल है, बाकी ये ऐसे सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है जो एक्वस में ना हो, साथ साथ जिनके पास H+ या OH आयन ना हो। ठीक है, तो इसलिए एक अलग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे हम बोलते हैं ब्रोंस्टेड, क्या चीज,
लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ओके, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, सिंपल ब्रॉन्स्टेड बोल देते हैं। तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? द मॉलिक्यूल विच गिव या द मॉलिक्यूल विच प्रोटॉन डोनर, विच इज प्रोटॉन डोनर, ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता हो, ध्यान से सुनिए, उसे हम बोलते हैं एसिड। और ऐसा मॉलिक्यूल जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता हो, उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, प्रोटॉन डोनर इज एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर इज बेस। लेट एग्जांपल चेक करें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लूं, HCl प्लस H2O, ये एग्जांपल है। फिर से मैंने ले लिया NH3 प्लस H2O। समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं HCl को जब वाटर के साथ सॉल्यूशन में रखूंगा, तो तुम्हें पता है यार क्या होगा कि HCl अपना H प्लस लॉस कर देगा और किसको दे देगा? वाटर को वाटर का लंप बना लेगा, हाइड्रोनियम आयंस, और बचेगा Cl निगेटिव आयंस। अगर मैं अमोनिया को वाटर में रख रहा हूं तो वाटर क्या करता है? अपना H पॉजिटिव आयंस NH3 को देता और NH3 क्या बना लेता है? अमोनियम आयंस, और बचता क्या है आपके पास? OH निगेटिव आयंस। क्लियर है? तो अब यहां पे एक बात देखा जाए कि ऊपर वाले में केस में देखूं, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऊपर वाले केस में है क्या कि जो हमारे पास HCl है, ऊपर वाले केस में कौन सा बात कर रहा हूं मैं? बोलो। HCl वाले की। तो HCl ने अपना H प्लस दिया है, किसको दिया है? वाटर को। तो भाई जब HCl ने अपना H प्लस दे दिया है, ठीक है, तो मतलब इस सॉल्यूशन में HCl बिहेव कर रहा एज ए एसिड। वाटर ने अपना ले लिया, इसका मतलब ये बिहेव कर रहा है एज ए बेस। ऐसे अमोनिया ने वाटर से प्रोटॉन लिया, इसका मतलब ये बेस है। और आपका वाटर क्या है? H दे रहा है, इसका मतलब ये एसिड है। क्लियर? डिफरेंट रिएजेंट के साथ वाटर का बिहेवियर चेंज है। वाटर HCl के साथ बेस का काम कर रहा है, NH3 के साथ एसिड का काम कर रहा है। तो इस ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं एम्फोट्रिक। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जो एसिड और बेस दोनों जैसा बिहेव करते हैं, उसे हम एम्फोट्रिक इन नेचर बोलते हैं। तो वाटर एक एम्फोट्रिक नेचर है, एंड दिस इज द यूनिवर्सल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसका नेचर कैसा है? एम्फोट्रिक है। क्लियर? बोलिए। तो अब आगे इस सिचुएशन में देखिए कि इन दिस केस HCl गिव्स, यानी HCl प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोनियम एंड क्लोराइड आयन। ओके, यहां पे क्लियर है बेटा? आप लोग बताइए पहले। हेलो, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां पे इस वाटर का जो प्रोडक्ट है, वाटर से देखिए, वाटर का जो प्रोडक्ट हाइड्रोनियम आयंस है, और जो HCl से है वो HCl से Cl निगेटिव आयंस है। बहुत अच्छी चीजें बताने जा रहा हूं। जो आपका प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में जिसपे चार्ज पॉजिटिव है, वो कहलाता है, क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। और जिसके पास निगेटिव चार्ज वाला है, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। ऐसे यहां अमोनिया जो है ये वर्क कर रहा है एज ए कॉन्जुगेट एसिड, एंड OH क्या कर रहा है? एज ए
कॉन्जुगेट बेस। क्लियर? तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हुआ? कॉन्जुगेट का मतलब हुआ, देखिए वाटर से हाइड्रोनियम आयंस बना है, ध्यान से सुनिए, इसके पास H प्लस एक्सेस है, कॉन्जुगेट एसिड बना है। इसके पास H नहीं है, कमी है H की, कॉन्जुगेट बेस बन गया। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो अपना H प्लस दे देते हैं वो उसका कॉन्जुगेट बनाते हैं, और जो H प्लस लेता है वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाता है। ओके? जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां पे मैं एक एग्जांपल ले और मैं आपसे बोलूं कि इस वाटर का, केवल वाटर दिया है, इस वाटर का मुझे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताइए। ध्यान से सुनिए, तो मैं वाटर का कॉन्जुगेट बेस क्या बनाऊंगा? बोलिए, OH निगेटिव बनाऊंगा। लेकिन अगर वाटर का मुझे कॉन्जुगेट क्या पूछेगा? बोलिए एसिड, तो मैं क्या बनाऊंगा? हाइड्रोनियम आयन। कोई डाउट? तो मतलब वाटर ने अगर H प्लस लेके तो कोई बना रहा तो वो उसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाया, अगर H प्लस देके जो प्रोडक्ट बना रहा है वो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। यानी कॉन्जुगेट एसिड मतलब प्रोटॉन एक्सेप्टर और कॉन्जुगेट बेस मतलब प्रोटॉन डोनर। अच्छा देखिए, इसके बाद अगला पॉइंट, जो बीक वाले पार्ट होते हैं उनका जो कॉन्जुगेट होगा वो हमेशा स्ट्रांग होगा, और जो स्ट्रांग वाले पार्ट हो चाहे एसिड या बेस, तो उनका जो कॉन्जुगेट होगा वो वीक होगा। याद रखोगे? एक बार और रिपीट। बेटा जो वीक होते हैं उनका जो कॉन्जुगेट होता है वो स्ट्रांग होता है, और जो स्ट्रांग होता है उनका जो कॉन्जुगेट होगा वो वीक होगा। तो कोई एसिड हो बेस हो डजंट मैटर, ठीक है? बोलो। हाँ सर। चलिए, इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल लेके चलेंगे। जैसे कि मैं बात किया अभी HCl, है ना, वो अपना प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन देता है। HCl केवल एक प्रोटॉन डोनर है बेटा, एक प्रोटॉन देता है। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक प्रोटॉन देते हैं उसे हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक। ऐसे एसिड जो 2H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं उसे हम डाइप्रोटिक बोलते हैं। जो 3H प्लस देंगे उसे हम ट्राइप्रोटिक बोलते हैं, या पॉली। तो प्रोटिक का मतलब क्या हुआ यार? जो एसिड H प्लस दे, मतलब ऐसे एसिड जो H प्लस देते हैं उसे हम प्रोटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है? यस सर। अब अगर आपसे कोई बात करे, सबको पता है BF3 एक एसिड है, लेकिन क्या मैं इसे प्रोटिक एसिड बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, कि इस तो H दिखाई नहीं दे रहा है यार, ठीक है? जिस तरीके से तो जिस तरीके से यहाँ BF3 बेटा एक प्रोटिक एसिड के जैसा बिहेव नहीं करता है, इस तरीके से आप बात कर सकते हो कि अगर आप कहीं कहीं पे H3BO3 का केस दिया हो, दिस इज इंपॉर्टेंट, H3BO3, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, H3BO3, ये आगे मैं समझाऊंगा बेटा। इसके पास H है लेकिन फिर भी ये H प्लस नहीं देता है, इसका मतलब ये भी प्रोटिक एसिड नहीं है, नॉट प्रोटिक एसिड। मतलब इसके पास H नहीं, फिर भी मतलब H नहीं है, प्रोटिक नहीं है, तो अच्छी बात है।
लेकिन इसके पास H है फिर भी प्रोटीन नहीं है। सर कहाँ बताओगे? आगे मैं बताऊंगा, इसी चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, जब टाइम आएगा सबका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहां ना बताने का कुछ रीजन है? अब देखिए, H3PO4, अगर आपसे पूछे कोई कि H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2 में कौन सा मोनोप्रोटीन है, कौन सा डाई है, कौन सा पॉली है या ट्राई है, बता सकते हो? और इनका एन फैक्टर क्या होगा, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा पॉली है, कौन सा डाई, कौन सा ट्राई और एन फैक्टर।
तो देखिए H3PO3 का एन फैक्टर 3 होता है बेटा, इसका एन फैक्टर 2। हेलो। तो एन फैक्टर 3 है क्योंकि H3PO4 का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर में क्या होगा, P है, डबल बॉन्ड O है बेटा, सबको पता होगा। फास्फोरस के साथ कभी भी ऑक्सीजन अगर रहेगा तो एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। सर बेटा बार बार नेट चला जा रहा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है।
हाँ देखिए भाई, तो मैंने बताया कि हमेशा एक फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड में रहेगा किसी भी केस में, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ऐसे यहाँ H3PO3 में एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ फास्फोरस के साथ, बाकी जो रिमेनिंग है उसको सिंगल बॉन्ड से दिखा दो, हमेशा ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन रहेगा। H3PO2 में भी यही केस, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड में रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बेटा कि केवल वही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होंगे जो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हों। तो इसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं? 3। इसमें कितने हैं? 1 2। इसमें कितने रिप्लेसेबल? 1। ठीक है, क्लियर है? यस सर। मतलब ये मैक्सिमम 3 प्रोटॉन दे सकता है। तो अगर ये कंप्लीट डिसोसिएशन करके 3 प्रोटॉन अगर डोनेट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये मैक्सिमम 2 प्रोटॉन दे सकता है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2H प्लस HPO3 2 निगेटिव। इस केस में केवल एक प्रोटॉन दे सकता है ये, तो क्या बनेगा? H2PO2 1 निगेटिव। क्लियर है? So this is monoprotic, diprotic and triprotic. मोनो, डाई, ट्राई। इसका n फैक्टर 3, इसका n फैक्टर 2, इसका n फैक्टर 1। ठीक है, ओके। तो आगे समझने की कोशिश करें। हमने अभी देखा कि H3PO4 मैक्सिमम 3 प्रोटॉन देता है। अगर मैं इसका डिसोसिएशन स्टेप वाइज कराऊं तो पहले मैं इससे बनाऊंगा ये, फिर मैं H2PO4 निगेटिव लेके मैं बना सकता हूं H प्लस HPO4 2 निगेटिव, फिर से मैं HPO4 लेके बना सकता हूं H प्लस PO4 3 निगेटिव। दिस इज स्टेप वाइज डिसोसिएशन। ये आपका जो है कि स्टेप वाइज डिसोसिएशन, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहले स्टेप में उसने 1H दिया, दूसरे में 2 दिया, तीसरे में 3 दिया। यानी अगर मैं ओवरऑल दिखाना चाहूं, यानी तीनों क्वेश्चन को अगर ऐड कर दो तो मेरे पास मिलेगा 3H प्लस एंड PO4 3 निगेटिव। क्लियर है सभी को? हाँ मम्मी। जी, क्या बोला बेटा? माई कौन है बेटा? कौन बोला था? सौम्या? कौन बोला? फिर रश्मि आप बोले बेटा। रश्मि, श्रेया, कौन बोला है? ओ कोई नहीं, चलो ठीक है। अरे कोई फांसी थोड़ी दूंगा यार, कोई भी बोल सकता है, इसमें कौन सा होगा। चलिए, तो अगर मैं इस वाले में पूछूं कि इस वाले में बताइए इस रिएक्शन में एन फैक्टर कितना होगा, तो इस रिएक्शन में एन फैक्टर 1 होगा, इस रिएक्शन में भी एन फैक्टर 1 होगा, पता है ना, इस फैक्ट में भी एन फैक्टर 1 होगा, पता है ना आपको। स्टेप वाइज में एन फैक्टर क्या आ जाए, सबका 1 1। ठीक है, गुड। तो एक क्वेश्चन आ गया, मैं आपसे पूछना चाहूं, आपसे कोई पूछे कि HPO4 2 निगेटिव बिहेव एज अ, पहला ऑप्शन मैंने दिया एसिड, दूसरा ऑप्शन मैंने दिया बेस, तीसरा ऑप्शन दे दिया फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ दोनों, फोर्थ ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दीज। तो बताओ क्या आंसर आप दोगे इसका?
सभी लोग बताएं बेटा। चलिए इस HPO4 2 निगेटिव को देखिए। HPO4 2 निगेटिव यहाँ पे है यार, ये HPO4 2 निगेटिव जो है एक प्रोटॉन अगर देता तो ये बनाता है। अगर भाई इस HPO4 के पास क्या टेंडेंसी है यार, क्योंकि HPO4 इज द पार्ट ऑफ H3PO4, H3PO4 से ही तो आया है और फिर आने के बाद भी डिसोसिएट हो रहा है। मतलब क्या है कि ये एक प्रोटॉन अभी और दे सकता है, अगर ये प्रोटॉन और दे देगा तो बनाएगा PO4 3 निगेटिव। यार तुम्हें ये भी तो लगता है कि ये प्रोटॉन तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, अगर ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो फिर से क्या बना लेगा, H2PO4 1 निगेटिव। तो मतलब ये वाला प्रोटॉन अभी ले भी सकता है, दे भी सकता है, इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट कुछ इस तरीके से कि अगर मैं आपसे बोलूं H2PO2 1 निगेटिव, अब ये बताओ कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड के जैसा या बेस के जैसा या दूसरा, फिर वही बोथ एसिड एंड बेस दोनों जैसा, और फोर्थ मैंने दे दिया नन। अब कौन सा आंसर हम देंगे? बोलो बेटा। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल क्या होगा इस बार? बेस होगा। क्यों? क्योंकि H2PO2 इज द पार्ट ऑफ H3PO2। ये किसका पार्ट है? H3PO2। आपको पता था कि H3PO2 केवल एक H देता है, तो H3PO2 एक H देके ये बनाता है, मतलब ये फर्दर H प्लस नहीं दे सकता है। हाँ बिल्कुल सही है सौम्या, मतलब ये केवल और केवल H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्सेप्ट करेगा तो ये बना देगा। क्लियर है? चलिए, क्या सभी को क्लियर बेटा? गुड, शाबाश। गुड, चलिए और देखिए। H2CO3 ये कैसा एसिड है? ब्रोस्टेड एसिड। बोलो बेटा। आपसे कोई
है कि एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट बताइए, किसका कॉन्जुगेट, एसिटिक एसिड का कॉन्जुगेट एसिड और बेस बताइए, तो बता दोगे? बोलिए। बताओ एसिटिक एसिड का ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस, ये क्या लगाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कॉन्जुगेट है क्या, कॉन्जुगेट क्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जांपल लूं, जैसे आपसे कोई कहा जाए HI HCl, सॉरी HBr HCl और HF ने एसिडिक कैरेक्टर बताइए किसका ज्यादा होगा। HI HBr HCl HF मोर एसिडिक कौन सा है? सबके सब ब्रोंस्टेड एसिड है। बोल बेटा। बोलोगे? कोई बताएगा? मोर एसिडिक कौन सा HI? ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ध्यान से सुनिए, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ेगा, किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड का, तो उसका एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब HI HBr HCl HF में डिस्टेंस किसका ज्यादा है? HI का डिस्टेंस ज्यादा है तो डिसोसिएशन भी जल्दी होगा, जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। तो HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। हटा दें? चलिए, सो अनदर कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के लिए, क्योंकि यहां भी लिमिटेशन आ गया, क्योंकि ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट केवल ऐसे मॉलिक्यूल के लिए जो प्रोटॉन देते हो या लेते हो, लेकिन आपको पता है नेचर में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनके पास ना तो प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी है ना तो देने की, फिर भी वो एसिड और बेस है, इसलिए अलग कॉन्सेप्ट आता है, उसे क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लुईस एसिड क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हो, एक्सेप्टर का काम कर रहे हो, उसे हम लुईस एसिड बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा भाई? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो लाइक दिस, उस सभी के सभी क्या होते हैं बोलिए? लुईस एसिड होते हैं। तो आपका लुईस बेस क्या होगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ना बोल के मैं बोलूं लोन पेयर, यार लोन पेयर एक्सेप्ट, लोन पेयर जिनके पास क्या हो, डोनेट करने टेंडेंसी हो, यानी लोन पेयर डोनर होना चाहिए। लोन पेयर डोनर कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, रिच, जिसके पास चार्ज कौन सा हो, निगेटिव। ठीक है, बोलिए समझ में आ गया?
चलिए फिर कुछ एग्जाम्पल पे बात करें। जैसे मैं आपसे बात करूं BF3, तुम्हें पता है कि हम लोग बोरान फैमिली को क्या बोलते हैं बेटा? बोरान फैमिली को हम क्या बोलते हैं? उस दिन बताया था मैंने, बोरान फैमिली को क्या बोलते हैं? कौन सा फैमिली बोलते हैं? अच्छा तुम्हें नहीं बताया था, भिखारी फैमिली बोलते हैं। भिखारी मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन मांगता रहता है बेटा, हमेशा इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए बोरान फैमिली के साथ जो भी पार्टिकल हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता बेटा, इसलिए किसका काम करता है लुईस? एसिड का, है ना? बोलो यार। चलिए अब हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जाम में आ गया, सपोज आ गया BI3, BBr3, BCl3 और BF3, और आपसे कहा जाए इनका एसिडिक ऑर्डर अरेंज करिए। सबके सब बिहेव करते हैं एज अ लुईस एसिड। एक्सप्लेन कर सकते हो? किसका ज्यादा होगा किसका कम, ही बता दो पहले। लिख के बता दो किसका ज्यादा होगा ना। हाँ BI3 मैंने लिखा था, BBr3 लिखा था, BCl3 लिखा था और BF3 लिखा था। क्यों ज्यादा होगा बताया नहीं, कोई रीजन है क्यों ज्यादा होगा? बोलिए क्यों ज्यादा होगा, रीजन। चलिए सुनिए, इसमें देखिए आयोडीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, सभी जगहों पे लोन पेयर, सबके पास हर एक हाइड्रोजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सभी हाइड्रोजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? क्या है यार, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भाई, 6 पेयर बेटा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, सभी बोरान के पास लोन पेयर इतने होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस बोरान का जो लोन पेयर है या इस फ्लोरीन का जो लोन पेयर है, फ्लोरीन का लोन पेयर अगर मैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 एंड 2p क्या लिखूंगा? 5। इसके पास 1s में ये इलेक्ट्रॉन से आप देख सकते हो, दिस इज द 1s, दिस इज 2s, एंड इसके बाद जो जा रहा है 1 2 3 4 एंड 5।
2p। यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो वैलेंस सेल ये हुआ, ये वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स है। इस वैलेंस सेल में ये वाला और ये वाला बिहेव करता है एज ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला बॉन्ड पेयर के जैसा होता है, मतलब ये बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है। मतलब हाइड्रोजन में अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का लोन पेयर एस ऑर्बिटल में और पी ऑर्बिटल में, ठीक है। अब जो बोरान के साथ बॉन्ड बनाता है, बोरान के पास देखिए, इस बोरान के पास जो है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस सबको पता है कि बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल होता है बोरान के पास? 2p, क्योंकि बोरान का हाइड्रोजन कैसा होता है? sp2, तो इसके पास एक क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। ओके, सभी बोरान के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है? बोलिए। sp2, इन सभी का हाइब्रिडेशन कैसा होता है? sp2, ठीक है। बोरान का वैकेंट, इस फ्लोरीन का लोन पेयर जो है वो किस ऑर्बिटल में है बेटा? ये वाला लोन पेयर किसमें है? मतलब दो लोन पेयर इसके किसमें है? 2p ऑर्बिटल में। देख रहे हो ना, 2p ऑर्बिटल में। और ये s में, तो s वाले से तो मुझे मतलब ही नहीं है, मुझे किससे मतलब है? 2p वाले से। तो अगर फ्लोरीन का लोन पेयर 2p में है, तो क्लोरीन का जो लोन पेयर होगा वो किस ऑर्बिटल में होगा गुरु? क्लोरीन का लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होगा? 3p में होगा। तो ब्रोमीन का लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होगा? 4p में होगा। तो आयोडीन का लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होगा? 5p। समझ में आ रही बात? माइक में बोलिए बेटा, समझ में आ रही बात? यस सर। अब मुझे बताइए, 2p 2rp ऑर्बिटल पास में होगा या 2p 3 2p, जैसे यहां 2p है बैकेट, 2p बैकेट, 2p बैकेट, बताइए 2p यानी 2p 2p ऑर्बिटल पास में पास में होंगे या 2p 3p पास में होंगे? 2p तो यार जब ये 2p और 2p पास में, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर नहीं, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में, बोरान के बैलेंस सेल में, बताइए बोरान जो है BF3 से बॉन्ड बनाने के पास बोरान के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलिए। 6। तो पहले जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है, क्या बनाने से पहले, वो सॉरी क्या बनाने के बाद? बॉन्ड बनाने के बाद। तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो जब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये ऑर्बिटल पास में है। इस ऑर्बिटल के पास में होने से ये अब क्या करेगा? इसके लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। मतलब जो लोन पेयर है किसका? 2p ऑर्बिटल का, फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल का एक लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, बोल यार। यस सर। तो जब बोरान का, सॉरी फ्लोरीन का एक लोन पेयर ट्रांसफर कर दिया गया, बहुत ध्यान से सुनिए, जब इसका ट्रांसफर कर दिया गया तो ट्रांसफर करने के बाद एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बी और एफ के बीच में हुआ ना? हाँ। मतलब कि मैं ऐसा बोलूं ज्यादा आपको समझ में आएगा, मैं इस तरीके से बोल रहा हूं। ये वाला में देखिए, ये बी है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है।
ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो बोरान पे कौन सा चार्ज आएगा बताइए? बोरान पे चार्ज आया नेगेटिव, फ्लोरीन ने दिया उस पे चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव आया ना। यस सर। तो जब फ्लोरीन ने दिया इस पे लिया, तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव मिला के कैसा बॉन्ड बना सकता हूं बताइए? सिंगल बॉन्ड। यस सर। अब ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड जो बना है वो किस किस ऑर्बिटल की वजह से बना है? पी और 2p 2p। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड बना है बेटा, आपको पता है पहला बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है? सिग्मा। और दूसरा बॉन्ड जो बनता है वो कैसा होता है बोलिए? पाई। पाई। इसका मतलब ये हुआ कि BF3 में जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है, इस वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग, यानी इसे हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा तुमको, क्या बोलते हैं हम लोग? बैक बॉन्डिंग। किसी को डाउट? गुड। तो ये 2p पास में है, लेकिन यहाँ 3p और 2p है, तो 3p तो 2p से दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आने में क्या होगा? डिफिकल्टी महसूस करेगा। यस सर। यहाँ और डिफिकल्टी होगा, यहाँ और डिफिकल्टी होगा। मतलब आयोडीन के पास लोन पेयर है, बोरान के पास नहीं है। बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और उसके साथ आयोडीन है, लेकिन ये आयोडीन बोरान को अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं, क्यों? ललचुआता रहता है, ले 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 ले, लेकिन देता नहीं है क्योंकि बहुत दूर बैठा हुआ है। ठीक है। यस सर। तो बेस्ट एक्सेप्टर कौन सा हुआ? BF3। मेरी बात शायद समझ में आई बात? यस सर। अब सुनिए, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बोलो भाई, यस सर। वो कैसा उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो अपने ही एटम से, अपने ही ग्रुप से ले रहा है ना भाई। हाँ। और जबकि चाहिए क्या? किसी और पार्टिकल से ये तो काम चलना चाहिए ना बेटा। मतलब किसी और से जो लेगा तभी तो एसिड और बेस डिफाइन करोगे, अपने ही ग्रुप से लेगा थोड़ी तब डिफाइन करोगे। यस सर। तो इसका मतलब ये आई इस बोरान को इलेक्ट्रॉन नहीं देता, मतलब ये बोरान किसी और से इलेक्ट्रॉन लेगा। हाँ। तो यानी बेस्ट एसिडिक कौन सा हुआ फिर? Bi3। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। हाँ, आप बोल सकते हो कि BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है, लेकिन Bi3 में नहीं होता है। और Bi3 में कौन सा बैक बॉन्डिंग है बेटा? फाइव पी 2p। नहीं बेटा, बैक बॉन्डिंग जान तो दो तरीके होते हैं। पी पाई होता है, पी पाई डी पाई होता है। यानी डाउन द ग्रुप जाने पे बैक बॉन्डिंग नेचर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है। यस सर। तो सर Bi3 के पास p पाई बॉन्डिंग होगा। किसके पास? Bi3 के पास। Bi3 ना ना ना, सुनिए 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 बेटा, बेटा इनके पास तो कहीं डी ऑर्बिटल है ही नहीं। यस सर। तो इसलिए डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बनने का कोई सवाल ही नहीं। क्यों लोग पी पाई बैक बॉन्डिंग बनेगा? वो भी पी पाई बैक बॉन्डिंग कहां बनना है बेस्ट? बोलो। सर क्या पूछे हैं? अरे मैंने बोला कि आपसे कोई पूछे कि बोरान फैमिली में जो पी पाई बॉन्ड बनना है वो किसके साथ बनना है? BF3 के साथ बनना है ना। BF3 के साथ। अब ऐसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो बैक बॉन्डिंग का नेचर क्या होगा? कम होता जाएगा, यानी बैक बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, यानी नीचे बनेगा ही नहीं। ठीक है। यस सर। हाँ, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, ये तो तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा भाई। भाई बैक बॉन्डिंग वही तो है यार। क्लियर यहां तक?
Yes, sir. अगर आपसे कोई पूछे कि BF3 मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा तो क्या बताओगे? शो करेगा, क्योंकि BF3 में रेजोनेंस के लिए पाई बॉन्ड चाहिए। देखो पाई बॉन्ड बन नहीं गया। बोलो। Yes, sir. केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करिए बेटा, केमिकल बॉन्डिंग अपना स्ट्रॉन्ग करिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल देखा, जैसे मैंने यहाँ BF3 लिया प्लस NH3 लिया। NH3 में इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। देखो यहाँ BF3 का हाइब्रिडेशन sp2 है, NH3 का हाइब्रिडेशन sp3 है। अब तुम्हें पता है, वो क्या पता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, तो ये लोन पेयर कहाँ टेक करेगा? इस इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस पे करेगा। Yes, sir. तो इसके बीच इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, इसने एक्सेप्ट किया, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और जो लेता है उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? Coordinate bond. कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब देखो इसने लिया है, इसका मतलब BF3 बिहेव कर रहा है एज अ लुईस एसिड। अमोनिया ने दिया, इसका मतलब बिहेव कर रहा है एज अ लुईस बेस, ठीक है। Yes, sir. और जो प्रोडक्ट बना इसे हम बोलेंगे एसिड बेस कांजू, सॉरी ऐसा बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर? नहीं क्लियर, बोलो। अब इस दो कितना बेहतर एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ से यार, जब हमने इसका रिएक्शन करा के ये बना दिया, तो पहले इसका हाइड्रोजन sp2 था, sp2 होने के बाद अब देखो इस BF3 का हाइड्रोजन कैसा हो गया? sp3 हो गया। अमोनिया का भी हाइड्रोजन कैसा हो गया? sp3 हो गया। यानी रिएक्शन होने के बाद यहाँ बोरान का हाइड्रोजन BF3 में sp2 था, और इसके बाद अब देख सकते हो क्या हो गया, इस बोरान का हाइड्रोजन sp3 हो गया। तो किसका हाइड्रोजन चेंज हुआ आफ्टर द रिएक्शन? BF3 का। चलिए अब देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल का जो एसिडिक या बेसिक नेचर होता है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन ज्यादा बेसिक होगा, ये सभी बातें डिपेंड करती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं? यानी नेचर ऑफ एसिड एंड बेस ज्यादा है या कम, वो किस पे डिपेंड करता है? बोलिए। pH पे। पीएच वैल्यू पे। तो मतलब कहने मतलब कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है बेटा, या जो समझने वाला पार्ट है, वो अगली Calculation. क्लास में चलेगा, ठीक है। और मैं एकदम बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम में अगर एक भी क्लास किसी ने मिस किया ना बेटा, तो दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़ के देख लेगा, वो उसका गायब ही हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। इसलिए इसमें बहुत सीरियस होकर आपको पढ़ना है, ठीक है। रिदम नहीं टूटना चाहिए, रिदम गड़बड़ जाएगा तो गड़बड़ कर लोगे इसमें। कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, क्योंकि हम नया टॉपिक तो शुरू नहीं करेंगे आज हम। बस 2 मिनट हो गया तो टॉपिक खत्म कर देते शुरू कर देते। ठीक है बेटा, चलिए बाय बाय टाटा। सो प्लीज मैं पहले बता दिया हूँ कि हमने कहा दुनिया किसी भी टीचर से पढ़ लो, परेशान होगा, इसलिए अगले क्लास से जब तक आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म नहीं होगा आप एब्सेंट नहीं होंगे। बाय बाय टाटा बाय। बाय बाय सर।
हैं जो आपस में को काटने वाले। अगर आप शंकर जी के व्यक्तित्व पर गौर करें तो शनि